साथ अररिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीमांचल एक्सप्रेस में मारपीट और बवाल हुआ। पेंट्री कार कर्मियों पर पिटाई का आरोप लगा है। यात्रा कर रहे दंपत्ति की जमकर पिटाई की गई। यात्री का इस दौरान सिर फोड़ दिया गया, मारपीट की गई और सीट को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा होता है। आरोपी 6 पेंट्री कार कर्मी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। परिजनों ने जमकर इसे लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए बवाल किया। फारबिसगंज आरपीएफ कार्यालय में इस वक्त इन सभी से पूछताछ जारी है। आपको बताते चले कि केजी 65 रेलवे फाटक फुलवरिया हाट के पास ये घटना हुई और उसके बाद देखिए इन सभी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया और अब इनसे पूछताछ जारी है। ठीक है, सेकेंड इंटर कॉलेज में वहाँ से एग्जाम दे के वापस आए तो स्टेशन पे आए तो यहाँ देखिए ट्रेन आती सीमांचल, दूसरा ट्रेन का टिकट लिए, जनरल टिकट लिए और बोगी में जाकर बैठे। देखे कि पूरा सीट खाली था। हमने इससे रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे सीट दो बैठने के लिए, अगर हमें नहीं तो लेडीज़ को लेडीज़ बैठ के चली जाएगी। बोला नहीं हम सीट नहीं देंगे, मेरा बंदा बहुत है, ये आएगा वो आएगा, देखा जाएगा, ये होगा वो होगा। इसी में तू थोड़ा करते करते क्या हुआ, उसने मुझे गाली दे दिया माँ बहन की। उसने बात उसमें बोला मारो साले को। ये हमको आके जो है मतलब 8-10 मिल के हमने भी मतलब अपने बचाव में एक दो और किया, हल्का सा वो लोग को लगा, मगर उसने जो है लगातार मुझे मतलब ये पकड़ के लगातार सर पे मारता रहा मुक्का से। क्या हुआ? हम लोगों को टिकट नहीं मिला, जनरल का टिकट लेकर जनरल में घुसे तो वो बोले कि लेडीज है थोड़ा सा सीट दे दो ऐसे। तो वो बोले कि नहीं हम लोगों का करने लगा, बोला थोड़ा सा दे दो भाई, बहुत लगभग 1 घंटा हम लोग खड़े रहे। उसके बाद बोले थोड़ा सा दे दो तो वो लोग बदतमीजी करने लगा कि तुम्हारा है, गाली दिया तो ये भी गाली दिए। उसके बाद ये 8-9 लोग थे और ये अकेले थे, सब लोग मिल के उनको इतना ज्यादा। और संवाददाता सतीश हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सतीश, कार्रवाई के तौर पर इस वक्त क्या कुछ और घटना के पीछे वजह क्या रही? जी दरअसल देखिए, फारबिसगंज का ढोलबज्जा गांव है, वहां के जो है ये दोनों दंपत्ति हैं। उत्तर प्रदेश से जो है पत्नी को जो है बीएड का एग्जाम दिलवाकर ये लौट रहे थे। रिजर्वेशन नहीं हो पाया था, जनरल टिकट लेकर जो है ये ट्रेन की बॉगी में सवार हुए, जहां पर पेंट्री कार कर्मियों ने जो है कब्जा किया हुआ था। और जो पीड़ित हैं उनका साफ तौर पर आरोप है कि ये जो पेंट्री कार कर्मी जो है पैसे लेकर जो है सीट देने का जो काम है वो किया करते थे। तो पैसे को लेकर जो है पहले विवाद हुआ, उसके बाद गाली गलौज के बाद जो है जमकर मारपीट हुई। तो पेंट्री कार कर्मियों ने जो है जो अबू शमा और नुसरत परवीन है जो चंदौली से आ रही थी, उनके साथ जो है जबरन जो है मारपीट की और सिर फोड़ दिया। और जो नुसरत परवीन है जो है वो उन्होंने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी। तो फारबिसगंज का जो फुलवरिया हाट है वहां पर जब परिजन पहुंचते हैं तो चेन पुलिंग किया जाता है और जो परिजन है उसको भी खींचकर ट्रेन में उसके साथ मारपीट की जाती है, बवाल होता है। तो पूरा मामला जो है ट्रेन में सीट देने को लेकर जो भ्रष्टाचार होता है उससे जुड़ा हुआ है। फिलहाल जो है जीआरपी और आरपीएफ की टीम जो है वहां पर पहुंची, फारबिसगंज एसडीपीओ भी पहुंचे। जो आरोपी 6 पेंट्री कार कर्मी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। आरपीएफ कार्यालय में उसे रखा गया है, पूछताछ की जा रही है और तस्वीर फिलहाल सामने में जिस तरीके से पेंट्री कार कर्मियों की जो दादागिरी है पूछताछ जो है वो पुलिस की तरफ से शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश इस जानकारी के लिए। पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय के सामने लगा एक पोस्टर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पोस्टर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के जन्मदिन के मौके पर लगाया गया है। परिवार और पार्टी से बेदखल किए जाने के बाद सिंगापुर में रह रही रोहिणी आचार्य के समर्थन में ये पोस्टर लगाए गए। राजनीतिक हलकों में इस पोस्टर ने अब एक नई चर्चा को जैसे छेड़ दिया हो। पोस्टर पर क्या लिखा गया है जरा वो भी देख लीजिए। न हौसला टूटा है न हिम्मत हारी है, मैं लड़ना जानती हूं, अकेले गद्दारों पर भारी हूं। मैं लालू जी की बेटी हूं, मेरा लहू बिहारी और रग रग में खुददारी है। पोस्टर में लिखे संदेश को लेकर तरह तरह की अब राजनीतिक चर्चाएं इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए ये पार्टी कार्यालय है और पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर जो है वो रोहिणी आचार्य की पिता लालू प्रसाद यादव से गले लगी हुई तस्वीर है। और इस गले लगी हुई तस्वीर में जो सवाल खड़े किए गए हैं ये ज़रा देखिए कि वहाँ पे
जिस कविता के जरिए संदेश देने की कोशिश है, ना हौसला टूटा है ना हिम्मत हारी है, मैं लड़ना जानती हूँ अकेले गद्दारों पर भारी हूँ, मैं लालू जी की बेटी हूँ, मेरा लहू बिहारी और रग रग में खुददारी है। इसमें जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो वाक्यों का इस्तेमाल किया है कि मैं अकेले गद्दारों पर भारी है, लेकिन आखिर ये गद्दार कौन है जिसे ये रोहिणी आचार्य जो हैं वो संबोधित कर रही हैं। इससे पहले कई तरह की पार्टी में नाराज़गी हुई थी, उसके बाद वो घर छोड़ करके भी चली गई थी। उसके बाद लगातार पत्रों के जरिए, ट्वीट के जरिए जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव से सवाल करती रही हैं। उसके बाद कई लोगों पर सवाल खड़ी करती रही हैं, संजय यादव पर सवाल खड़ी उठाती रही हैं और उनका कहना है कि ऐसे गद्दार जो पार्टी में हैं उसे बाहर निकाला जाना चाहिए। आज जन्मदिन के मौके पर एक बार फिर से गद्दारों के पर भारी हूँ ये लिख करके एक बड़ा संदेश जो है वो दिया है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो वहीं पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर रोहिणी आचार्य के पोस्टर पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। सभी राजनीतिक पार्टी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। केवल एक बेटी का दर्द नहीं बल्कि लालू परिवार की सच्चाई का आईना है। जो लोग बरसों तक दूसरों को नसीहत देते रहे, आज उनके अपने घर में बगावत और अविश्वास चरम पर है। पोस्टर में गद्दारों का जिक्र साफ बताता है कि आरजेडी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल यह है कि जब लालू परिवार अपने ही लोगों को साथ नहीं रख पा रहा तो बिहार को साथ लेकर चलने का दावा कैसे कर सकता है? रोहिणी आचार्य जी तो ठीक कहा है, लालू प्रसाद यादव जी तो ये प्रमाणित भी कर दिए हैं कि बेटी उनके लिए अहम है। तेजस्वी यादव जी लाख चाह लें कि परिवार को तोड़ दे और पार्टी पे कब्जा कर लें, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी तो सिंगापुर जाकर ये प्रमाणित कर दिए हैं कि वो अपने परिवार के सभी लोगों को पार्टी में जगह देना चाहते हैं। ये तो साफ है। लेकिन तेजस्वी यादव जी जयचंदों के फेर में पड़ के अपने परिवार के लोगों को बाहर कर और राष्ट्रीय जनता दल पर कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य जी तो यहाँ है नहीं, वो तो सिंगापुर में है और उनके जन्मदिन के मौके पर किसी कार्यकर्ता ने, उनके किसी समर्थक ने अगर कोई होर्डिंग पोस्टर लगाया है और उसमें कुछ लिखा है तो उसकी मंशा क्या है ये तो पोस्टर लगाने वाला बताएगा। ये राजद के लोग कैसे बता देंगे या कांग्रेस के लोग क्यों बताने जाएं? कांग्रेस का इस मामले से क्या लेना देना है? कांग्रेस का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर में अपने परिवार और पिता के साथ अपना जन्मदिन मनाया। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें जरूर साझा की जिसमें वो लालू प्रसाद को मिठाई खिलाते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रही है। ये वो तस्वीर भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीरों के साथ उनके भावुक संदेश भी आपको हम दिखाते हैं। रोहिणी ने इस संदेश में कहा कि अपने पिता और परिवार के साथ जन्मदिन मनाकर वो खुद को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रही हैं। और ये वो तस्वीर है जैसे देखिए, जन्मदिन का केक काटा रोहिणी आचार्य ने और अपने पिता को उसे खिलाकर उनसे आशीर्वाद लेती हुई नजर आई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और विकास कार्यों के साथ साथ विभागों को लेकर भी उनकी ये बैठक लगातार चल रही है। सीएम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं और इसी बीच पटना के लोक सेवक आवास में बैठक चल रही है और इसी बैठक में मुख्यमंत्री कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। यह बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हुई और देर शाम तक इसके चलने की संभावना है। इस पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार सक्रिय हैं। न सिर्फ वो सरकारी कामों का जायजा लेने के लिए पटना से बाहर भी निकल रहे हैं, बल्कि लगातार समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और अधिकारियों को कई बड़े निर्देश भी दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार व्यस्त हैं और आज भी वो कई विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लोक सेवक आवास में जो एक अन्य मार्ग है, जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास होता है, वहाँ पे मुख्यमंत्री सुबह से ही आज कई विभागों की समीक्षा बैठक उन्होंने की। 11 बजे के आसपास उन्होंने वित्त विभाग की बड़ी बैठक की और बिहार की आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी ली। वहीं मुख्यमंत्री ने 11:30 बजे समाज कल्याण विभाग की भी समीक्षा बैठक की और उसके बाद
सम्राट चौधरी 3 बजे मंत्रिमंडल साले को लेकर भी मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। ये भी बैठक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और 4 बजे नियम कानून और विनिमय को लेकर अधिकारियों के साथ भी एक बड़ी बैठक करेंगे। तो जाहिर सी बात है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार मुख्यमंत्री न सिर्फ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, बल्कि बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, बिहार में जो विकास कार्य चल रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, जो जन सरकार से जुड़ी हुई जो घोषणाएं की गई हैं सरकार की उसकी स्थिति क्या है, इसे लेकर लगातार वो बैठक कर रहे हैं। और ये सब लोक सेवक आवास अन्य मार्ग पटना में बैठक हो रहा है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री कल ही भागलपुर के दौरे पे थे और वहाँ पे भी उन्होंने समीक्षा बैठक की थी और विक्रमशिला पुल का जायजा लिया था और कई सारे निर्देश भी अधिकारियों को दिए थे। तो मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय मोड में है और न सिर्फ समीक्षा बैठक कर रहे हैं बल्कि अधिकारियों से पूरा फीडबैक लेकर उन्हें एक महत्वपूर्ण निर्देश भी दे रहे हैं, जिसके सहारे वो आने वाले समय में उन्होंने बिहार की जनता से वादा किया है कि आने वाले 5 साल में बिहार को विकसित बिहार बनाया जाएगा। तो उसी कड़ी का हिस्सा है लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर बिहार की वर्तमान स्थिति की जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बड़ी खबर जेईई एडवांस 2026 के नतीजों से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें जेईई एडवांस परीक्षा में बिहार के गया जी के शुभम कुमार ने टॉप किया है। शुभम को 360 अंकों में 330 अंक हासिल हुए। इसके साथ ही शुभम ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर लिया है। शुभम गया जी के नादरागंज के रहने वाले हैं, जो कि कोटा में रहकर उन्होंने पढ़ाई की और इसके बाद परिवार वालों में इस समाचार के सामने आने के बाद खुशी की लहर है। साथ ही उनके दोस्त और करीबी जो हैं वो भी इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और उनके एक दोस्त हैं कबीर, उन्होंने 329 अंक के साथ ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया है। इस मौके पर कोटा में जश्न का माहौल दिखा। परीक्षा में टॉप किए छात्रों के परिवार जश्न मनाते हुए दिखे। न्यूज 18 से खास बातचीत में शुभम के माता पिता ने इस पर खुशी जाहिर की। होता ही रहेगा। इस साल का रिजल्ट भी अच्छा है, नेक्स्ट ईयर का भी अच्छा आएगा, उसके अगले साल भी अच्छा आएगा। अभी से तय है, बच्चे ऐसे हैं। फर्स्ट रैंक एक अलग पार्ट है, सेंसिटिव पार्ट है, लेकिन ओवरऑल मिला के रिजल्ट अच्छा आएगा। इंजीनियर और डॉक्टर दोनों की बहुत बढ़िया वो है। बहुत अच्छी मेहनत यहाँ होती है, बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल है, बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाने वाले टीचर है, अनुभवी है, इनके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सेलेक्ट हो चुके हैं। तो जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट आने के बाद शुभम के परिवार में उत्साह का माहौल है। न्यूज 18 से खास बातचीत में शुभम के माता पिता खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। नतीजे जारी हुए और टॉपर्स शुभम और कबीर चिल्लर, ऑल इंडिया टॉपर शुभम और फिलहाल सेकंड रैंक हासिल करने वाले कबीर चिल्लर। दोनों के लिए एक जॉइंट बात यह भी है कि दोनों अच्छे दोस्त भी है और 1 नंबर का अंतर है। सबसे पहले शुभम, बहुत बधाई आपको। फर्स्ट रिएक्शन क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है इस अचीवमेंट के साथ? मतलब इस अचीवमेंट के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब कोटा आए थे तब इतना एक्सपेक्टेड था नहीं, बट मेहनत करते करते तो ये समझ में आ गया कि टॉप 5-10 में आना का पॉसिबिलिटी है ही। और आज जब फर्स्ट रैंक आई है तो बहुत ही खुशी हो रही है। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। कितना बड़ा चैलेंज था इस रैंक को हासिल करना? चैलेंज तो बड़ा था, क्योंकि मेहनत बहुत करना पड़ता है, हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ, हार्डवर्क के साथ काम करना पड़ता है। बट ठीक है, डेडिकेशन था, मोटिवेशन था करने का, तो फिर वो फाइनली हो ही जाता है। इस सफलता के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ रहा? पेरेंट्स का और फैकल्टीज का एंड एलन के एकेडमिक सिस्टम। क्या एम लेकर के चले थे जब ये अचीवमेंट हासिल हुआ? एम तो यही था कि कुछ भी हो जाए अपना बेस्ट देना है। अब वो बेस्ट ऑल इंडिया रैंक 1 बनकर आए या 50 बनकर आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस अपना बेस्ट देना है। अब आगे के लिए क्या सपना सोचा है? आगे के लिए अभी फिलहाल तो मजे करने, लेकिन उसके बाद शायद IIT बॉम्बे CS। कबीर और आप दोनों दोस्त हैं, एक ही हॉस्टल में रहे, एक ही बिल्डिंग में रहे और 1 नंबर का अंतर आया। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर हम पढ़ तो रहे सेम टीचर से और सेम इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं, सेम दोस्त है, सेम पीयर ग्रुप है, तो कोई भी हो जो हमारे साथ पढ़ रहा हो वो सकता है कि इस पेपर में 350 सवाल और स्टूडेंट को किस तरह से मोटिवेट करेंगे? आई थिंक बस कभी भी
लो फील हो तो एक बार पेरेंट्स का चेहरा याद कर लो कि पेरेंट्स ने कुछ सोच समझ के तुम्हें कोटा भेजा है, तो वापस से पढ़ने लग जाओ और काम करो। ऑल इंडिया रैंक 2 कबीर चिल्लर, कबीर क्या कहेंगे इस अचीवमेंट के साथ? काफी अच्छा लग रहा है, जैसे उसने कहा कि कोटा के इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, सीरियसली कोई इतनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी, बट स्टिल धीरे धीरे टेस्ट में देखा परफॉर्मेंस तो लगा कि टॉप 5 में तो आ ही जाऊंगा, एंड अब अच्छा रिजल्ट आ गया। अब जब आ गया तो अब आगे के लिए क्या, और यहाँ संघर्ष से सफलता की कहानी क्या कहती है? अभी तो IIT बॉम्बे CSE जा रहा हूँ, देखते हैं उसके बाद मास्टर्स करूंगा या क्या करूंगा। अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? पेरेंट्स को, टीचर्स को। आगे क्या सोचा है, कहा दोनों साथ ही जाएंगे आप? IIT बॉम्बे CSE जा रहे हैं दोनों। जेई ऑल इंडिया टॉपर शुभम और शुभम के मम्मी पापा फिलहाल मेरे साथ में है। सर, इससे बड़ा दिन, इससे गौरव का दिन आपके लिए नहीं हो सकता कि आपका बेटा जेई में ऑल इंडिया टॉपर है। Yes, really proud moment, and I'm very happy to know about that Shubham is all India 1 rank in JEE Advanced 2026. It is very proud moment, and I'm very happy, and my family is also very happy, and the family of Alan faculty so very sure. काफी लॉट्स ऑफ हैप्पी। सारे लोग यहाँ पे अच्छे तरह से काफी खुश है, प्रभावित है, और मैं भी बहुत खुश हूँ। कितना बड़ा संघर्ष रहा अपने बच्चे की इस सफल? ये संघर्ष तो एक दिन का होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ये 4 साल का संघर्ष था जो आज पूरा हुआ और सफलता प्राप्त हुई। माँ होने के नाते आज का दिन तो मैम इतिहास में दर्ज हो गया। हो गया जी सर, बहुत खुशी हो रही है। बच्चे ने हार्ड वर्क किया, बाकी ऊपर वाले की कृपा, सबका आशीर्वाद बहुत काम आया है, बाकी एलेन का सपोर्ट भी बहुत रहा है। आज उसका नतीजा है कि ऑल इंडिया रैंक शुभम ने पाया है। अब सभी लोग बहुत खुश है। आप क्या चाहती है अपने बेटे को, कहाँ देखना चाहती है? बहुत ऊपर देखना चाहते हैं, आगे और भी बहुत अच्छा सफलता। हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बच्चे हमसे ऊपर जाए और यहाँ तक जा सके। भाई पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो जहाँ तक अच्छा कर सकते हैं अच्छा करे, और मैं यही चाहता हूँ। मैं हमेशा यही कहूँ, अपना निवेश कहीं पे भी रहो, अपना निवेश करो, इससे ज्यादा मुझे और कोटा के लिए क्या कहेंगे? कोटा ये जैसे शिक्षा की नगरी थी और शिक्षा की नगरी रहेगी, ये तो खैर मुझे भी पहले थोड़ा डाउट था, यहाँ आने के बाद काफी अच्छा लगा कि नहीं, वाकई भी तो लोग बोलते हैं कि शिक्षा की नगरी है, और ये शिक्षा की नगरी। टीचर्स लोग बहुत सपोर्टिंग है हर तरह के दौर से, उनके सपोर्ट के बिना ये रैंक 1 पॉसिबल नहीं था। उन लोग का सपोर्ट एलेन का, जिसकी वजह से आज हार्ड वर्क किया शुभम ने और इतना अच्छा ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है। बहुत खुशी हो रही है। देखिए, किसी माँ बाप के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता जो शुभम के माता पिता के लिए निश्चित तौर पर खुश है, बहुत खुश है। हिमाचल मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि सत्ता किसी की बपौती नहीं होती, ये आती जाती रहती है और जनता अच्छे कामों को ही याद करती है। सिद्दीकी ने कहा कि जिन नेताओं ने आंदोलन में मार्ग दिखाया उनका सम्मान है और उसी रास्ते पर आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग लालू, तेजस्वी और राबड़ी को टारगेट कर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आती है जाती है और सत्ता में आपके वही काम याद किए जाते हैं जो आप अच्छे काम करते हैं, वो याद किए जाते हैं। और जो टारगेटेड काम करते हैं इसको आम जनता भी पसंद नहीं करती है, और आम जनता यह कह रही है कि साहब जानबूझ के लालू यादव को, राबड़ी देवी को टारगेट किया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब टारगेटेड पॉलिटिक्स हुई है तो उसके विरुद्ध जनता खड़ी हुई है और 2/3 मेजॉरिटी में टारगेटेड पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को हराया। तो आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री आवास को लेकर भी बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का आवास लगातार बड़ा किया जा रहा है और उप मुख्यमंत्री आवास को भी इसमें शामिल कर लिया गया। सिद्दीकी ने कहा कि एक करने मार्ग में पहले भी कई मुख्यमंत्री इससे पहले रह चुके हैं, लेकिन अब उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार खर्च में कटौती की बात करती है तो मुख्यमंत्री आवास का विस्तार आखिर क्यों किया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। घोर आश्चर्य, मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कौन से मकान आवंटित है मुख्यमंत्री के लिए, कौन सा मकान,
एक अन्य मार। बहुत छोटा मकान था, एक अन्य मार था ना, छोटा मकान, तो वो मकान बड़ा चाहिए था। खबर गोपालगंज से, जहां पर 4 लड़कियां कोचिंग जाने के बाद लापता हो गईं। घटना नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक मोहल्ले की बताई जाती है। कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली इन लड़कियों को रील बनाकर फेमस करने और ग्लैमर की चकाचौंध वाली दुनिया में लेकर जाने का लालच देकर घर से भगाया गया है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जाहिर करते हुए नगर थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने इन सभी लड़कियों का लोकेशन लखनऊ और दिल्ली में पाया है। फिलहाल गायब हुई लड़कियों को सकुशल घर लाने की कार्रवाई जारी है। गोपालगंज में एक ही मोहल्ले की 4 लड़कियां अचानक लापता हो गई हैं और इनका लोकेशन दिल्ली और लखनऊ में मिला है। नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक मोहल्ले का ये मामला है और पीड़ित परिजनों ने इस मामले को लेकर नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि रील बनाने और फेमस होने के चक्कर में ये सभी लड़कियां कोचिंग से निकलने के बाद अपना घर और परिवार छोड़कर भाग गई हैं और इनका लोकेशन दिल्ली और लखनऊ में मिला है। पुलिस ने इन लड़कियों को रडार पे लिया है और वहां से सकुशल गोपालगंज लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन लड़कियों को रील बनाने और फेमस होने के साथ ही ग्लैमर्स की चकाचौंध दुनिया में लेकर जाने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है। इसके पहले भी इस तरह का मामला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में सामने आया था, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की और फिर दिल्ली से तीनों लड़कियों को रेस्क्यू करके गोपालगंज लाया गया था। और ये 1 महीने के अंदर ही दूसरी घटना है जब 3 नहीं 4 लड़कियां कोचिंग से निकलने के बाद एक साथ घर छोड़कर गायब हो गई हैं। फिलहाल परिजनों की चिंता बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने इन लड़कियों का ट्रेस आउट कर लिया है और लोकेशन भी पता कर लिया है और उन लड़कियों को अब जो है रेस्क्यू कर गोपालगंज लाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि लड़कियों की रिकवरी करने के बाद उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और बयान दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि इन्हें भगा कर लेकर जाने वाला वह कौन गिरोह है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां चोरों ने हनुमान मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर के दान पेटी, सीसीटीवी कैमरे, मॉनिटर सहित कई सामान यहां से गायब कर दिए गए। घटना मुरलीगंज के भतखोड़ा पंचायत के मुसहरनिया की गांव की घटना बताई जाती है और इस घटना से लोगों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। साथ ही धार्मिक आस्था पर भी चोट पहुंचता है। बेखौफ चोरों ने गांव के सार्वजनिक काली स्थान और हनुमान मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 3 बजे सुबह जब महिला सब पूजा करने आई तो चोर मोटर छोड़ के भाग गया और यहाँ का एक वेंटिलेटर टाइप का था, उसको तोड़ के और चोर ने अंदर प्रवेश करके मोटर और एम्पलीफायर सारा सामान उठा के लेके भाग रहा था। यहाँ पे रात्रि को चोरी का घटना हुआ है, जैसे कि मोटर चोरी हो जाना, ताला तोड़ के यहाँ से कुछ, और यहाँ पे बगल में देख सकते हैं एम्पलीफायर का चोरी हुआ है और यही घटना हुई और लगातार होता आ रहा है। लगभग बात करें तो साल में 2-3 बार हो चुका है। इसमें जो है ना, जो कि 5-6 जगह ताला कटा, जिसमें एक हमारे 6 मुखी चौक पे बजरंगबली का मूर्ति है, मंदिर है। यहाँ पे दान पेटी का जो है ना, जो कि ये ताला कट गया। यहाँ से बस 10 कदम आगे सार्वजनिक काली मंदिर है, वहाँ पे मोटर का तार का मोटर ले गया काट करके, दीवार तोड़ करके। 2 मंदिर में चोरी हुआ है। आरा में लगातार बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी का असर लोगों की सेहत पर नजर आ रहा है। सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बुखार, सर्दी, खांसी, वायरल संक्रमण, डिहाइड्रेशन, पेट की बीमारी और लू से पीड़ित मरीज ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। गर्मी और लू का कहर जारी है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है आरा शहर का ये सदर अस्पताल है, जहां की पूरे जिले से हजारों की संख्या में जो मरीज है वो यहाँ डॉक्टर से इलाज कराने के लिए आते हैं। और देखिए, इमरजेंसी के बाहर की ओपीडी की तस्वीर है, जहां वहां देखिए दवा वितरण काउंटर पर भी काफी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं, उनको दवा वहां वितरित किया जा रहा है। वहीं ये जो ये इमरजेंसी का ओपीडी है और यहाँ पर जो डॉक्टर है वो बैठते हैं, जहाँ की काफी संख्या में जिले से जो लोग हैं
वो यहाँ पहुंच करके डॉक्टर से इलाज कराते हैं। बदलते मौसम के कारण लगातार जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, बीमारियों में भी काफी इजाफा हो रहा है और काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। आप बताइए, ये आप पहुंचे थे, क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है? इनको गर्मी जैसा लग रहा था, सिर दर्द हो रहा था, कमजोरी हो रहा था। अब ये ठीक है, इनको 2 बोतल चढ़ाया गया, इंजेक्शन लगाया गया और देख लिया? हाँ देख लिया। अच्छा, रिपोर्ट देख लिया सब। तो अपना